Good morning, dear students. So, this is your Dr. Sirajuddin once again. So, in the daily agri dose few minute facts, I am back with the another topic. जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, पहले वाला जो टॉपिक हमने कवर किया था दैट वाज बीटी कॉटन. चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दैट वाज रेफ्यूजिया इन बीटी कॉटन. तो चलिए देखते हैं कि कितने लोगों को रेफ्यूजिया इन बीटी कॉटन के बारे में पता है. डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन. तो पहले जानते हैं बेटा कि रेफ्यूजिया इन बीटी कॉटन आखिर है क्या. तो अगर हम बात करें रेफ्यूजिया की, देखिए बेटा जहां पर भी आपकी बीटी कॉटन लगाई जाती है, ठीक है ना, तो उन्हीं बीटी कॉटन एरियाज में जो कॉटन फील्ड्स होती हैं उनमें कुछ एरिया हम चिन्हित कर लेते हैं विद इन और सराउंडिंग दी कॉटन फील्ड, जो कि हम नॉन बीटी कॉटन या फिर आपके नॉन बीटी प्लांट से लगाई जाती है वो एरिया. इसका मतलब है कि रेफ्यूजिया रेफर्स टू दोज एरियाज, उन एरियाज को कहा जा रहा है या उस टेक्निक को कहा जा रहा है विद इन विच और सराउंडिंग बीटी कॉटन फील्ड्स दैट आर planted with non BT cotton or other suitable non BT plants. तो मतलब रिफ्यूजर टेक्निक में आपको सिर्फ इतना समझना है कि बीटी कॉटन के साथ या तो नॉन बीटी कॉटन लगाई जा रही होगी या कोई नॉन बीटी प्लांट लगाया जा रहा होगा. तो जो रेफ्यूजिया हैं उनको हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो आपके बॉल वॉर्म्स हैं, उनके लिए सेफ जोन्स हैं, राइट क्योंकि वहां पे नॉन बीटी है, वहां पर वो इजीली फीड कर सकता है. तो रिफ्यूजिया को अगर हम एक लाइन में समझे, दीज आर दी सेफ जोन्स फॉर द इंसेक्ट्स. तो ये क्या हुए, दीज आर दी सेफ जोन्स फॉर द इंसेक्ट्स. तो जो नॉन बीटी कॉटन रोज होती हैं दे आर प्लांटेड अराउंड द बीटी कॉटन. तो जो मोस्ट प्रेफरेबल वे होता है आपके नॉन बीटी कॉटन को लगाने का, उसमें हम क्या करते हैं, जो नॉन बीटी कॉटन होती है रोज उसको प्लांट कर देते हैं अराउंड दी बीटी कॉटन फील्ड. तो सपोज अगर ये हमारी बीटी कॉटन लगी हुई है तो इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, नॉन बीटी कॉटन प्लांट कर देंगे. ठीक है, तो ये जो जोन्स होते हैं दे अलाउ नॉन रेजिस्टेंट पेस्ट टू सर्वाइव. ठीक है, तो रेफ्यूजिया आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है. ठीक है ना. अब अकॉर्डिंग टू GEAC, है ना, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय GEAC. ठीक है, तो GEAC क्या है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, है ना. पहले जब ये बनी थी तो इसको अप्रूवल कमेटी के नाम से हम जाना करते थे, बट रिसेंटली इसको हम किसके नाम से जानते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, राइट. तो कोई मुझे बताएगा कि जो ये GEAC है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है. तो दोनों चीजें आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. तो इसका आंसर क्या होगा मैं इसके बाद बताता हूं आपको. तो अब अकॉर्डिंग टू GEAC गाइडलाइंस, अगर हम गाइडलाइंस पढ़े GEAC की, तो एटलीस्ट 5 बॉर्डर रोज आपकी होनी चाहिए नॉन बीटी कॉटन की. अगर आप कहीं पर क्या लगा रहे हैं, बीटी कॉटन लगा रहे हैं, तो एक तो है एटलीस्ट 5 बॉर्डर रोज ऑफ नॉन बीटी कॉटन, या फिर 20% ऑफ द टोटल सोन एरिया शुड बी कवर्ड विद नॉन बीटी कॉटन. तो जितना भी एरिया है उसका कम से कम 20% आपको किससे लगाना है, नॉन बीटी कॉटन से, या फिर विच एवर इज लार्जर, इन दोनों में से जो ज्यादा कवर कर रहा होगा उस वाले को हम मान लेंगे. ठीक है ना. तो आई होप ये क्लियर की गाइडलाइंस क्या है, बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा था कि जो आपका GEAC किस मिनिस्ट्री में आती है, तो याद रखिएगा ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो किस में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है. देन मूविंग ऑन. अब क्यों ये रिफ्यूजिया इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्यूजिया. तो ये याद रखिए बेटा, अगर रिफ्यूजिया नहीं होगा, अगर आप विदाउट रिफ्यूजिया अपनी बीटी कॉटन लगाते हैं, देन योर पेस्ट, इट मींस जो आपका बॉल वॉर्म है दैट कैन डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दी बीटी. और अगर ऐसा होगा तो फिर जो हमारा पर्पस था बीटी कॉटन को बनाने का वो सारा का सारा फेल हो जाएगा. अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो रेफ्यूजिया है वो हमारी हेल्प कर रही है कि रेजिस्टेंस जल्दी से डेवलप ना हो. तो इसको समझते हैं एक अच्छे से डायग्राम के साथ, राइट.
तो आप यहाँ पे देखिए बेटा कि जेनेटिक मैकेनिज्म क्या है बिहाइंड द रिफ्यूजा इन बीटी कॉटन। तो एक तरफ देखिए बीटी कॉटन लगी हुई है, यू सी हियर इज द बीटी कॉटन, और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, रिफ्यूजा लगा है, नॉन बीटी कॉटन। अब सपोज करो जो पेस्ट इसको खा के सर्वाइव कर गया तो वो तो रेजिस्टेंट पेस्ट हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बीटी में जो बीटी कॉटन में जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जो क्रायो प्रोटीन्स के द्वारा टॉक्सिन्स उनसे वो रेजिस्टेंट है। तो जो पॉपुलेशन इस पे सर्वाइव करेगी वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट पेस्ट में आएगी, और जो आपका ससेप्टेबल वाली होगी वो कहां पर आएगी, रिफ्यूजिया पे आएगी, क्योंकि वहां पर नॉन बीटी कॉटन है। तो जो यहां पर सर्वाइव करेगी वो ससेप्टेबल पेस्ट होंगे। जब इन दोनों की प्रोजेनी हम क्या करेंगे, जब रेजिस्टेंट पेस्ट आपका किससे मेट करेगा, आपके ससेप्टेबल पेस्ट से, तो एक हेट्रोजाइगस आपके ऑफ स्प्रिंग्स मिलेंगे, ऑन स्प्रिंग्स मिलेंगे। तो वो जो आपकी जनरेशन होगी वो कैसी होगी, वो ससेप्टेबल होगी, ठीक है ना। इसीलिए इस वजह से आपका रेजिस्टेंस जो डेवलपमेंट है वो या तो डिले हो जाएगा या स्लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेफ्यूजिया टेक्निक। सो दिस इज द मेन genetic mechanism behind the refugia in the BT cotton. तो ये आपको याद रखना है। Now what is the good news for the farmers? कि farmers के लिए अच्छी न्यूज ये है बेटा कि जो BT cotton seed packets आते हैं, है ना, so according to the guidelines of the government, उनके साथ साथ नॉन BT सीड्स भी आपके मिक्स होकर आते हैं। तो कभी कभार नॉन बीटी कॉटन के सीड्स मिलते हैं वहां पर देखने को, और कभी कभार आपको पिजन पी के सीड्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं। सो इन अ नटशेल व्हाट वी कैन से कि टिपिकली जो बीटी कॉटन सीड पैकेट होता है, अगर वो 450 ग्राम बीटी कॉटन सीड्स हैं तो उसके साथ आपके 120 ग्राम नॉन बीटी रिफ्यूजिया सीड्स भी होंगे। तो मतलब 450 ग्राम का अगर आपका बीटी कॉटन का पैकेट है तो उसके साथ आपका 120 ग्राम का नॉन बीटी रिफ्यूजिया सीड्स भी होंगे। तो एक तो ये चीज याद रखनी है। फिर रिफ्यूजिया सीड अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो अप्रोक्सीमेटली कितना रखते हैं हम, 20 to 25% ऑफ द टोटल सीड्स इन द पैकेट। तो 20 to 25 का क्यों रखा गया है हमने यहाँ पर परसेंटेज, क्योंकि अगर आप जीएसी की गाइडलाइंस देखेंगे जो कि मैंने अभी बताई थी कि टोटल सोन एरिया में से बीटी कॉटन के एटलीस्ट 20% एरिया शुड बी सोन विद नॉन बीटी कॉटन। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% जो टोटल सीड है आपका पैकेट में वो किसका होना चाहिए, नॉन बीटी का होना चाहिए। तो रिफ्यूजिया सीड्स में भी नॉन बीटी कॉटन हो सकता है, या तो रिफ्यूजिया सीड या फिर आपका पिजन पी भी हो सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द रीजनल प्रैक्टिसेस एंड अप्रूवल्स। सो आई होप आपको ये रिफ्यूजिया टेक्निक क्या होती है समझ में आ गया होगा कि बीटी कॉटन के साथ नॉन बीटी कॉटन को लेना, ताकि आपका बॉल वॉर्म में बीटी के प्रति क्या ना हो सके, आपका रेजिस्टेंस डेवलप ना हो सके। और इसी के मद्देनजर रखते हुए आपके गवर्नमेंट ने या जीसी की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि या तो 5 रोज एटलीस्ट नॉन बीटी कॉटन की होनी चाहिए बीटी कॉटन के सराउंडिंग, या फिर 20% ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ द बीटी कॉटन शुड बी प्लांटेड विद नॉन बीटी कॉटन और पिजन पी। और बाकी सारा चीज मैं आपको अभी डिस्कस कर चुका हूं। सो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का एग्रीकल्चर डूज, और डू कमेंट में कि किस तरह के टॉपिक्स आपको और चाहिए इस एग्रीकल्चर डूज में। सो विद दीज वर्ड्स आई टेक योर गुड बाइज, एंड मैं चाहूंगा कि आप लोग एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें, और डू कमेंट, डू लाइक आवर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।